बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मुझे हमजा भट्टी कहते हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में कौमी शाहराह पर 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस पर धमाके के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से कहा गया है कि खुजदार में 0 पॉइंट के करीब धमाके के नतीजे में स्कूल की बस तबाह हो गई। स्कूल बस में सवार 3 बच्चे और 2 असातिज़ा जाँ बहक हुए, जबकि 38 जख्मी बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से बस को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम पुलिस और फोर्सेस की नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई है और उसमें इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उसमें मजीद मालूमात सामने आने पर मीडिया और अवाम से शेयर की गई डिटेल्स, उनके मुताबिक ये खुद कुछ धमाका था और इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी भी की जा रही है। ये माजी से पाकिस्तान जो है इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जद में रहा है और उल्टा भारत की जानिब से पाकिस्तान को इस पे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता रहा। पाकिस्तान ने बारहा ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी जो हैं वो भी अरकान के साथ उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ वो भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर खुजदार वाक़े के तनाजुर में इंतहाई अहम जो है वो सिचुएशन उसको करार दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकातें भी की और ब्रीफिंग्स भी जो हैं वो भी उनमें भी शिरकत करने का ऐलान किया। इसको मद्देनज़र रखेंगे पाकिस्तान में भारत की जानिब से हर दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है वो सामने आती है और पाकिस्तान उसको नज़रअंदाज करता है, अपनी सिक्योरिटी मामलात के तनाजुर में तो देखता है, लेकिन भारत को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया और उस पर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक भी किया, जिसकी पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत भी की और उसको भरपूर तरीके से जवाब भी दिया। इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो है वो हुकूमत वक्त की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर सिपा सालार जो हैं उनको फील्ड मार्शल का लक़ब दिया गया, उनसे नवाजा गया और इस ओहदे के हवाले से जानेंगे कि पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर और आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये मुश्किल सिचुएशन होगी तमाम सियासी जमातों के लिए आने वाले दिनों में। तो इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एजाज़ मैंने फैसला किया और इस पर नवाज शरीफ साहब के साथ भी बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला किया गया। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे CPEC के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और इसके साथ साथ इसमें जो है अफगानिस्तान को शरीक किया गया है और इस पे किस तरह की पेशरफ सामने आएंगे। अफगानिस्तान अब जो CPEC हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें अफगानिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की है। अब इसमें अच्छे नताइज आने की जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है और इसके साथ साथ बात करेंगे भारत की जानिब से वफ़द जो है वो बैरून मुल्क गया है, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे कि भारतीय वो वफ़द जो है वो किन इक़दामात के हवाले से बैरून मुल्क का दौरा कर रहे हैं और उस पर कौन कौन से अहम अनासर सामने आ सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुकीम अहमद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है। मुकीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है नासिर अजीम साहब ने, माहिर कानून है, तज्ज़ियाकार है। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुकीम साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रीत रवाज के मुताबिक दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है और स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। स्कूल बस पे ये खुद कुछ धमाका हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूंगा उन वालिदैन से जिनकी बच्चियों को शहीद किया गया और मैं अफसोस का इजहार करूंगा उस दुश्मन की सोच पर कि जो बच्चों को मार के खुश हो रहा है, सिविलियंस को टारगेट करके खुश हो रहा है, जिनको जंग में मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने इस लेवल पे आकर
कमीनगी का मुजाहरा किया है। हमें कभी भी इंडिया से कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं रही, लेकिन दुश्मनी में भी कोई असूल होता है, जंगों में भी कुछ चीजों का ख्याल रखा जाता है, ना सिविलियंस को मारा जाता है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाता है, हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाईज और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं किया जाता। लेकिन यहां कमीनगी की इंतहा हम देख रहे हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को मार के आप क्या अचीव कर लेंगे? आप मैदान जंग से भागे, आपने सीज फायर के लिए ट्रंप के पैर पकड़े, आपने अमेरिका की मिन्नतें की और उसके नतीजे में आपकी जान खुलासी हुई। लेकिन ये जो एक्ट है इसको किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका अब जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आप हमारी सरजमीन पे हमारे बच्चों को खून में नहलाएं, आप हमारे सिविलियंस को टारगेट करें, हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश करें। दिस इज द लिमिट। इसके बाद अगर हमने कोई रिएक्ट किया तो ना तो उनके पास कोई लॉजिक होगी, ना बचाव की कोई तरकीब होगी और ना ही दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचाएगी और ना बचा सकेगी इंशाअल्लाह। जी नासिर साहब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है, खुलदार पे खुद कुछ धमाका हुआ और इसमें 3 बच्चे और 2 असातिज़ा जो हैं वो जा बहक हुए। बहुत शुक्रिया हमद साहब आपका और मुकीम साहब को भी मेरी तरफ सलाम, आपके व्यूअर्स को। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि आज सरकारी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बलोचिस्तान की और उसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि इसमें इंडिया के हाथ इसमें हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अर्ज ये करना चाहूँगा कि एक तो सिर्फ होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और मीडिया पे आके बातें करना और उसके बाद यहाँ तक भी क्लेम करना कि जैसे पड़ोसी मुल्क कहता रहा कि इस्लामाबाद भी फतह कर लिया और पाकिस्तान पूरा कैप्चर कर लिया। हमारे जो जितने भी हुकूमतें हैं, चारों सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत और इसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या आप मीडिया के लोग या तमाम वो लोग जो एनालिस्ट बैठते रहे चैनल्स पे या बैठते हैं, उन सब को मैं एक तो ट्रिब्यूट भी और कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा कि बड़ी जिम्मेदाराना और वो बात करते हैं जो हकाइक पे मबनी होती हैं। आपके इस प्रोग्राम में भी आज हम हकाइक पे बात करेंगे, जैसे मुकीम साहब ने भी अर्ज किया। मैं ये वो अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी असेसमेंट की बात करूं कि 100% इसमें भारत का हाथ है। भारत ने ये सारी इन्वॉल्वमेंट उसकी पहले भी चलती हैं और आज भी इसी तरह इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, वो खराबी पैदा करते हैं। और ये जितना भी वाकया हुआ, इससे पहले भी एक वाकया हुआ था, उसमें भी भारत का प्रॉपर उसमें हाथ था। और जैसे वो एक पहलगाम का उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया और पाकिस्तान को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, ना तो वो साबित कर सके और ना ही वो कभी जिंदगी में कर सकेंगे। लेकिन ये जो आज का वाकया था काबिल मजम्मत है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, पूरी इंटरनेशनल दुनिया, उनको भी ये आवाज़ जानी चाहिए कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ना कि वो सिर्फ दहशतगर्द पैदा करता है बल्कि दहशतगर्द बात RSS और मोदी के जितने भी कारिंदे हैं सारे के सारे दहशतगर्दों को बना भी देते हैं। वो खुद से दहशतगर्द क्रिएट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपने पड़ोसी ममालिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, खासतौर पर एशिया पे करें। और एशिया को खतरा अगर लाख है तो वो सिर्फ भारत से है। भारत ने ट्राई किया कि पूरे एशिया आग की लपेट में आ जाए, पूरा एशिया डिस्ट्रॉय हो जाए और भारत की ये जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। और आप देखें जो यूरोपियन ममालिक थे, जो ख़ास तौर पे यूरोप के साथ जो डिफरेंट यूनाइटेड ममालिक हैं, उन सब ने ऑब्जर्व किया कि एशिया में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो भारत कर रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, इलीगल कैप्चर किया हुआ है। और उस मसले को अब इंटरनेशनल दुनिया ने, तमाम दुनिया ने ये बात मान ली है कि भारत इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और जैसे ये वाकया फ्रेश वाकया हुआ, इसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगर भारत चाहेगा कि भाई उनको सबूत दिए जाएं प्रॉपर, तो आए ज्वाइन करें सारी इन्वेस्टिगेशन में, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल दुनिया के लोग इसमें जब शामिल होंगे। और एक बात और करता चलूं, भारत कभी भी नहीं बैठेगा,
क्योंकि भारत पहलगाम से भाग गया, क्योंकि ड्रामा क्रिएट करते हैं, और जब हकीकत वाली चीजें हों जो उन्हें पता हो कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी आएंगे भी नहीं। तो इस पहली बात तो ये इस पे कंडेम बनता है, कंडेम करेंगे और भारत को कंडेम करेंगे, और ये जो स्टेट है इसे मैं समझता हूँ दहशतगर्द स्टेट करार देना चाहिए, और एशिया में और इस पे सैंक्शंस लगाने चाहिए एशिया की तरफ से भी कि इनके साथ हर किस्म के मामलात को खत्म किया जाए जब तक ये राय रास्त पे नहीं आते। मुकीम साहब, जिस तरह से ये इंडिया भी दिया जाता रहा, आम तासुर है भारत जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनकी रॉ जो है एजेंसी वो हर जगह पर इसमें, और बलूचिस्तान को ही टारगेट बिलखुसूस इसमें किया जाता है, और ये क्लियरली कहा जाता है कि बलूचिस्तान में फिर हम इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाएंगे। ये हमें धमकियाँ भी दी जाती रहीं बिफोर ये अटैक, ये इस तरह के मामले हुए। तो आप क्या समझते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है, और वक्त भी पाकिस्तान ने भेजने का भी जो है वो एक प्लान तैयार किया है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का बेनकाब करेगा चेहरा जो है, ये मकरूल चेहरा और ये धंधा जो है इसको बेनकाब किया जाएगा। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए और किस तरह से इन अवामिल को मद्देनजर रखना चाहिए? ये एक मौका है हमारे पास कि चूंकि हमारा ये वफद अब बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो इंडिया की जारहियत को दुनिया के सामने पेश करने का ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम जहां ये उन्हें बताने जा रहे हैं कि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, हम विक्टिम हैं एग्रेशन के, हम विक्टिम हैं महासभाई सोच के, हम विक्टिम हैं आरएसएस की थिंकिंग के, और हम विक्टिम हैं इंडिया की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के। जहां हमने ये बताना है कि पहलगाम वाकई में हमारा कोई हाथ नहीं है, जहां दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, दुनिया के किसी क्रेडिबल मीडिया ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान इसमें शरीक था, किसी गैर जानिबदार आलमी इदारे ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान का उसमें हाथ था, उसके बावजूद पाकिस्तान पे इल्जाम भी लगाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक शख्स सबूत नहीं ला सका, और रात के अंधेरे में हमारे सिविलियंस को मारा गया और एग्रेशन का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने यह भी क्लैरिफाई करना है दुनिया को कि हमने अपना डिफेंस किया है, और अल्लाह के फजलो करम से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। और उसके बाद इंडिया ने उस हार का बदला लेने के लिए हमारे सिविलियंस, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने बलूचिस्तान की सरहद से उनकी फौज के लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ा, अभी भी जेल में मौजूद वो कुलभूषण यादव हमारे पास है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का कि उसने हमेशा पाकिस्तान में अमन व अमान को तबाह करने की कोशिश की है, इन गैर कानूनी तंजीमों को फंड किया है, उनको ट्रेनिंग भी दी है, और जब ये लोग जख्मी हो जाते हैं तो ये इलाज के लिए इंडिया जाते हैं। उनकी फंडिंग वहां से हो रही है, उनकी ट्रेनिंग वहां से हो रही है, और रॉ उसमें बराह रास्त मुलविस है। ये गुजारिश करने की जरूरत है, पूरी दुनिया के आलमी इदारों का ज़मीर जगाने की जरूरत है कि ये हमारे लिए मौत और जिंदगी का मसला है, और हम अब अगर इसका जवाब देंगे तो हम इनको पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे, और दुनिया के किसी कोने में इनको अब जगह नहीं मिलेगी। आपने हमारा रिएक्शन भी देखा कि हमने सिर्फ अपने डिफेंस में 2 से 4 घंटे कार्रवाई की, और ये जमींदोज हो गया था सारा इनका प्लान। तो और अभी पाकिस्तान ने बहुत डिफेंसिव प्ले किया है कि अगर पाकिस्तान कभी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसका जवाब देता तो इंडिया की हालत खराब हो जानी थी। तो दिस इज an opportunity to tell the world that we are victims of terrorism and we will respond accordingly. जी
मुकीम साहब, भारत की जानिब से वफ्द जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जा रहा है, उस वफ्द के क्या इक़दामात होंगे? भारत जो है वो अब किस तरफ जो है वो पहल करता हुआ नज़र आएगा? पाकिस्तान ने पहले वफ्द भेजने का प्लान तैयार किया, अनाउंस किया, अब भारतीय वफ्द जो है वो भी जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उनके? हमजा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है मेरी नजर में, उसकी वजह यह है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। इंडिया का मुकीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नासिर साहब आप अगर बुरी तरह, जी मुकीम साहब, आवाज आ रही है? मैं रिपीट करूं? अब आ रही है, डिस्ट्रैक्ट कर गए थे। जी मुकीम साहब, कंटिन्यू करिए। जी हमजा, मुकीम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, आप स्टक हो चुके हैं। जी आप कंटिन्यू करिएगा। जी हमजा, ये बड़ा आवाज आ रही है आपको? जी मुकीम साहब आ रही है आवाज, कंटिन्यू करिए। मुकीम साहब को दोबारा से जो है वो ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं। नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो वफ्द वाली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का वफ्द जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जा रहा है और दूसरी जानिब भारत ने भी फैसला किया है और उनका वफ्द भी जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जा रहा है। भट्टी साहब, बात ये है कि भारत ने तो अब कॉपी करनी है हर चीज। उसकी वजह ये कि भारत अब तना रह गया है। आप बहुत सारे स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका के देख लें कि हैरान है भारत कि अमेरिका भी उनको अब कट ऑफ कर रहा है हर चीज से। बहुत सारी अब रुकावटें हैं जो इंटरनेशनल सतह पर दरपेश होंगी और दरपेश हैं। जब से ये हरकत उन्होंने की, असल में बेसिकली हुआ ये कि बच्चों वाली स्ट्रेटजी थी उनकी, जो उन्होंने एक्टिविटी की अपने एक इलेक्शन के पीछे। मोदी ने ये सारी हरकतें की और मोदी को नुकसान हुआ इससे। मोदी को नुकसान हुआ, उनकी एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ, उनकी सरकार को नुकसान हुआ और खास तौर पे उनकी जो दहशतगर्द स्टेट है उसको भी नुकसान हुआ। पहले इस तरह था कि वो दहशतगर्द सरेआम नहीं थे, वो ओपन नहीं थे। अब इस तरह हुआ है कि वो दहशतगर्द स्टेट बजाय सारी दुनिया को नजर आई कि ये दहशतगर्द स्टेट है और अब उन पे टैग लग गया है। और आप इस तरह देखें कि आरएसएस की एक्टिविटी देखें या मोदी की एक्टिविटी देखें, आज बलूचिस्तान की एक्टिविटी देखें तो उन्हें क्या लगता है कि वो एक वफ्द लेकर जाएंगे और वो क्या बयान करेंगे वहां जाकर। इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनकी पास भी रिपोर्ट्स होती हैं पूरी दुनिया की, तो क्या वो कैसे वहां जाके अपना मुकदमा लड़ेंगे और वो क्या बात करने जा रहे हैं? वो ये बात करने जाएंगे कि पहले अटैक हमने किया सिविलियंस पे और फिर उन्होंने जब हमारी बेसिस पे अटैक किया तो हमने 4 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका से माफिया मांगी और कहा कि ये सारी चीजें रुकवा दी जाए। और क्या वफ्द ये बात करने जाएगा कि जो कोयटा पे अटैक हुआ है उसमें हमारे कोई किरदार नहीं है? तो जब आप इस तरह की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स होती हैं। अगर पहलगाम में पाकिस्तान का कोई भी हाथ होता तो फिर हमें पूरी दुनिया ने नहीं छोड़ना था। पूरी दुनिया ने ये बात जरूर करनी थी कि पाकिस्तान का इसमें रोल है। पाकिस्तान का आज तक किसी काम में रोल है ही नहीं। पाकिस्तान का रोल होता तो पाकिस्तान इतनी ज्यादा दहशतगर्दी को फेस कर चुका है पूरी दुनिया की जानिब से कि पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया का साथ दिया। पाकिस्तान ने फेस किया, कितनी अमवात को फेस किया, कितनी कैजुअलिटीज आज तक हुई। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी जितनी भी आप देख लें कि ऐसी स्टेट्स जिन्होंने पड़ोसी ममालिक में आके परेशानी बनाई, जिन्होंने हमारे इर्द गिर्द आके मसाइल पैदा किए, हमने उनका भी साथ दिया ताकि ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए और ये जो दहशतगर्दी हम फेस कर रहे हैं इससे हम किसी तरह निकल सके। रिएक्शन एक्शन उनका था, रिएक्शन हमने फेस किया। इसी तरह आज ये बातें साबित हुई कि इंडिया हमेशा उस एक्शन और जो रिएक्शन था उसमें शामिल रही और इंडिया की वजह से पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस आज तक है। इंडिया को आज तक हजम ही नहीं हुआ पाकिस्तान 1947 के बाद कि कैसे ये पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया। और आप बात करते थे बांग्लादेश की कि बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया और 1971 में हमने बदला ले लिया।
اگر آپ نے بنگلہ دیش سے بدلہ لے لیا تو بنگلہ دیش کی جو سٹیٹمنٹس آئیں آپ کے ہی خلاف آئیں. ابھی بنگلہ دیش کا جو ایک نقشہ جاری ہوا دوبارہ, اس میں بھی یہ بات کلیئر ہوئی کہ بھارت اس میں ہے ہی نہیں, بھارت ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو بھارت کے لیے کسی کے پاس بھی اب جگہ نہیں ہے, نہ کوئی ویٹیج ہے, نہ جگہ ہے, نہ کوئی. ہاں, بھارت جو جموں کشمیر پہ جبرن قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑی سی شرم ہو تو ان کو اس قبضے کو جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے اور اس چیز سے نکل جانا چاہیے. اور اگر ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس RSS وغیرہ ہیں اور وہ پوری دنیا میں ڈسٹربنس کریٹ کریں گے, وہ چائنا میں ڈسٹربنس کریٹ کریں گے, وہ نیپال میں کریں گے, وہ میانمار میں کریں گے, وہ پاکستان میں کریں گے, اور وہ دیگر جتنے ڈفرینٹ ممالک ہیں بنگلہ دیش میں ڈسٹربنس کریٹ کریں گے, تو ان کی بھول ہے. اس طرح تو کبھی وہ ایشیا میں بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک, کیونکہ رہنا انہوں نے ہمارے ساتھ صاحب آپ کا پوائنٹ آیا. مقیم صاحب سے جانا چاہوں گا. مقیم صاحب کنٹینیو کریے گا, آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا بھارتی وفد کے حوالے سے؟ بھارتی وفد جو ہے بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرنے جا رہا ہے. وفد بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ان دا فرسٹ پلیس؟ اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. یہ پہلگام واقعے کے بعد 24 اور 25 اپریل کو دہلی میں 45 ملکوں کے سفیر اور یورپین یونین کو بریفنگ دی گئی 2 دن, جس میں ان کا سیکرٹری خارجہ وکرم مسری, ان کے وزیر خارجہ جے شنکر, پھر ایک سیکرٹری ہیں تنمیا لال, اور ایک ہیں ارون کمار چٹرجی, یہ سارے شامل تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ کوئی کریڈیبل ایویڈنس پیش کرنے میں ناکام رہے. کسی ملک نے ان کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مرنے والوں سے اظہار ہمدردی تو سبھی کرتے ہیں, انہوں نے بھی کیا, لیکن وہاں یہ کسی کو کنونس کرنے میں ناکام رہے. تو یہ ان کی خارجہ امور کی ٹیم جو ہے بری طرح ناکام ہوئی. آن دا ٹاپ آف دیٹ ان کی انٹیلیجنس ناکام ہوئی, ان کی فوج ناکام ہوئی, ان کی حکومت ناکام ہوئی, ان کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی. اب کیونکہ دنیا میں ان کے بیانیے کو کسی نے نہیں مانا, ان کی بات کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا, اور وہ چونکہ کوئی اگر ثبوت پیش کرتے تو دنیا ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہوتی. پاکستان کو لوگ وہ ہماری کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے, دنیا کی جو برادری ہے وہ تو انہوں نے صاف کہنا تھا کہ ہاں جی یہ پاکستان نے کیا ہے, یا کوئی کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کو بتا دیتی. کیا امریکی ریڈار نہیں ہے اوپر؟ کیا روس کے ریڈار اوپر نہیں ہے؟ کیا باقی دنیا کی انٹیلیجنس ہو رہی ہے؟ ہمسایہ ممالک کی انٹیلیجنس ہو رہی ہے؟ کیا دنیا کو پتہ نہیں لگنا تھا؟ کیا دنیا بھر کے یہ میڈیا ہاؤسز آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا سارا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا. They could not convince the other countries. اس وجہ سے اس وفد کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ایک کانگریس کے رہنما ہیں ڈاکٹر ششی تھرور, ان کو بطور سربراہ اس وفد کا بھیجا جا رہا ہے. وہ بھی متنازع ہیں اس سینس میں کہ کانگریس نے ان کی بطور سربراہ ڈیلیگیشن کے منظوری نہیں دی, اور وہ اپنے طور پہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وفد میں شامل ہونے جا رہے ہیں. وہ اور ان کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ ایک کہ وہ کرناٹکا سے MP رہے ہیں, اس سے پہلے وہ یونائٹڈ نیشن میں کام کر چکے ہیں, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, اور وہ ڈارلنگ آف دا ویسٹ سمجھے جاتے ہیں, چونکہ وہ باہر رہے ہیں, باہر پڑھے ہیں, اور انہوں نے ورکنگ کی ہے. تو اب انہوں نے یہ اپنا جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی کے بھلڑ تو اپنی نکالی ہے کہ جی یہ جو ہے بہت کوئی کمال دکھائے گا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کیس ہی کمزور ہو تو وکیل کیا کر لے گا؟ جتنی مرضی بڑی توپ بھیج دیں وہاں پہ, اگر وہ کنونس ہوتے تو وہ 2 دن آپ بریفنگ دیتے رہے دہلی میں, کوئی دنیا کا ملک جو ہے کنونس نہیں ہوا. تو اب وہ کیا پیش کر دیں گے وہاں باہر جا کے؟ دوسرا یہ ہے کہ ششی تھرور 2-3 چیزوں میں متنازع بھی رہے. ایک تو یہ ڈسپلن کا ایشو ہے, اپنی پارٹی چھوڑ کے وہ وہاں جا رہا ہے. اس سے قبل یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ڈیفیمیشن کا کیس بھی چلا وہاں پہ, کہ انہوں نے BJP کے کسی رہنما کے اوپر
ووٹروں کو پیسے دینے کا الزام لگا دیا تھا. اس پہ بڑا تنازع رہا انڈیا میں. اور اس سے قبل جو ہے ان کی ایک تیسری وائف تھی, بہت بڑی سوشلائٹ, اس کا قتل ہو گیا تھا ہوٹل کے کمرے میں, اور بی جے پی نے ان کو بہت رگڑا لگایا تھا, ششی تھرور صاحب کو. اب وہ ضرورت پیش آ گئی ڈارلنگ آف دا ویسٹ کی, تو مودی سرکار نے اس کو اپنا چہرہ بنا کے بیرونی دنیا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ دنیا کو کیسے کنونس کرتے ہیں, اور یا پھر منہ کی کھا کر واپس آئیں گے. جی مقیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اعزاز کا فیصلہ میں نے کیا, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ میں نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا نقطہ نظر ہوگا آپ کا اس فیصلے پر؟ بنیادی طور پہ بھی اس سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے اور ایک اعزاز ہے کسی بھی جنرل کے لیے. اور یہ خالی جو ہے اپنا پاکستان میں یہ ایسی اگزامپل نہیں ہے, انڈیا میں بھی 2 فیلڈ مارشل رہ چکے ہیں, ایک مانک شاہ تھے اور دوسرا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. اور اسی طرح رشیا میں بھی 2 رہے ہیں, جرمنی کے بھی 2 رہے ہیں, اور کچھ اور ممالک میں بھی فیلڈ مارشل کے وہ جو ہیں اعزاز یا عہدہ دیا گیا. اب چونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑی فتح اپنے نام کی ہے, آپ کے سامنے ٹیکنالوجیکل وار فیئر میں پاکستان نے جو کمال دکھایا کہ ہم نے سرحد بھی عبور نہیں کی, اور ان کے $968 ملین کے طیارے زمین بوس کر دیے, ان کی ایئر سٹرپس تباہ کر دی, ان کا S-400 کا سسٹم تباہ کر دیا, ان کے میزائلز کو ڈائیورٹ کر دیا. پاکستان کی جو ایک ٹیکنالوجیکل چھلانگ کہہ لیں آپ, وہ دنیا کے سامنے آ گئی کہ لیپ کہتے ہیں نا انگلش میں. تو وہ بہرحال یہ ہے کہ اس کو اس اعزاز کو دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دس از جسٹ ون آف دوز تھنگس کہ جس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے. انہوں نے اپنا جو ہے فرض منصبی بڑا اچھا ادا کیا, پاکستان کی فورسز نے کمال دکھایا, ہمارے پائلٹس نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا, اور ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. تو کریڈٹ گوز ٹو ایوری باڈی, اور کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی عوام کو بھی کہ وہ سارے اختلافات بھلا کے انڈیا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی, اور ابھی تک وہ جذبہ بھی قائم ہے. اور انڈیا نے پھر کوئی جارحیت کی تو یہ جذبہ جو ہے مان پڑنے والا نہیں ہے. جی ٹھیک. اچھا مقیم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اس میں ایئر چیف مارشل تھے, ان کو بھی جو ہے وہ مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفق کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ ایک واضح پیغام ہے کامیابی پر, کامیاب آپریشن پر, کہ پاکستان نے اپنے سپہ سالار کو اس اعزاز سے نوازا, اس عہدے پہ جو ہے وہ بٹھایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری طرف ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں ان کو بھی اس میں جو ہے وہ فخریہ انداز میں ان کو بھی یہ ایک اعزاز کے باعث اس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام مارکے کے بعد ان چیزوں سے نوازا جا رہا ہے کہ ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ جو ہے اس کو بھی منظور کیا گیا ہے. تو یہ ایک سٹانس ہے, سالڈ سٹانس ہے دشمن کو کہ ہمارے کامیاب اگر لوگ سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو جو ہیں وہ فرنٹ لیڈ پہ رکھیں گے کہ وہی پھر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ہمیشہ کی روایت ہے, حکومتوں کی بھی, فوج کی بھی, دنیا بھر میں ایک مستند روایت ہے کہ جو بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے یا اسے میڈل ملتا ہے یا ایکسٹینشن ملتی ہے یا پروموشن ملتی ہے. اب چونکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے, اس سے زیادہ پروموشن ہو نہیں سکتی تھی, تو ان کو ایک طرح سے ایکسٹینشن الاؤ کی گئی ہے, اور اس پر بجا طور پر قوم کو بھی فخر ہے, اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور انہوں نے یہ بھی پروف کیا کہ ہی ڈیزروز اٹ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کو وہ عزت کا درجہ
दिलाने में अपना किरदार अदा किया है, तो ये कौम का भी फर्ज बनता है कि उसको अप्रिशिएट करे। तो दिस इज जस्ट एन एप्रिसिएशन। ऑलराइट मुकीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसमें मुज़ाकराती अमल समझते हैं कि कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? खान साहब ने फिर से ये बयान दिया है कि नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात मैं नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ जो है वो पेशकश की गई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उसको जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया था, हिदायत भी बैरिस्टर गौर साहब को जारी की गई थी, और ये कहा गया था कि मीडिया के सामने अभी कोई चीज़ें नहीं रखेंगे अनटिल अनलेस जब तक कुछ नताइज सामने नहीं आते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये इशू जो है बहुत लंबा चला गया, और इसमें कुछ लोगों की गैर सियासी सोच का अमल दखल भी है, जो या तो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं या उनको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं है, और या फिर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ के बारे में कोई गलत फहमी है या उनकी सोच के बारे में गलत फहमी है। तो गुजारिश ये है कि इन हालात में अगर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता तो ये सबके लिए फायदेमंद होता, जो लोग जेल में हैं उनके लिए भी, जो हुकूमत से बाहर हैं उनके लिए भी। तो ये कोई कमजोरी नहीं होती या किसी वक्त एक या दो कदम पीछे हटना, ये कोई शिकस्त की बात नहीं होती, कुछ स्ट्रेटेजी भी होती है, और वक्त और नजाकत के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर। ठीक, नासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपका क्या नुक्ता नजर होगा इन दोनों चीज़ों पे? आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ये मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से कि हम ये ओहदा भी दे रहे हैं अपने सिपा सालार को, और दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल जो हैं उनको भी उनकी मुद्दत में मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। तो ये एक सॉलिड स्टांस है दुश्मन को, क्या समझते हैं आप? बड़ी साहब, जो कौमें जंग जीतती हैं और जो ममालिक जंग जीतते हैं उनके आर्मी चीफ को ये खिताब दिया जाता है फील्ड मार्शल का, और अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट्स होते हैं। जैसे पहले भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सेट है और पहले भी लक़ब दिया जा चुका है, और अब जो दूसरी बार लक़ब दिया गया वो जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया गया, जो कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, ना कि सिर्फ आर्मी चीफ। और जो कौमें जंग जीतती हैं उनकी पार्लियामेंट, उनकी कौम अपने जो चीफ होते हैं उनको ये खिताब देकर खराज तहसीन भी पेश करती हैं पूरी कौम को भी, और अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी आर्मी, अपनी तमाम जवानों को, ताकि उनको ये मैसेज जा सके, उनको ये मैसेज जा सके कि हमने जंग जीती है। आप दूसरी जानिब देखें तो भारत की तमाम फोर्सेस में आपस में तनाज़ा भी चल रहा है। उनकी जो दहशतगर्द जमातें थी उन्होंने अपनी फोर्सेस के घरों पे हमला भी किया, लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं, अवाम भी तनकीद कर रहे हैं वहाँ पे, और बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जज्बा शहादत होता है, जिनमें जज्बा गाजी होना होता है, वो कौमें अपने आर्मी चीफ को ये लक़ब देती हैं। और मैं समझता हूँ हमारे लिए ये खुशाइन बात है कि हमने भी इस दौर में अपनी आंखों से एक ऐसा जंग का इवेंट जो कि क्रिएट किया गया भारत की जानिब से हमने देखा, और हमने उस जंग को जीता। और अब ये जो मुताला पाकिस्तान होगा आने वाले दौर में, जब बच्चे पढ़ेंगे तो बड़ा फख्र महसूस करेंगे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में जब पाक फौज ने ऐलान जंग किया तो 4 घंटे के अंदर हमने इस जंग को जीत लिया था, जबकि भारत 15 से 20 दिन बढ़के मारता रहा और कुछ भी ना कर सका, और सिविलियंस को आके अटैक किया। जबकि सिविलियंस पे अटैक करना, बच्चों पे, ख्वातीन पे अटैक करना, मैं समझता हूँ किसी भी माशरे में और किसी भी मजहब पे जुर्म है। तो जो लेकिन दहशतगर्द जमात होती है, ये जो दहशतगर्द मुल्क होता है, उनको तो इस बात की परवाह नहीं होती। बहरहाल हमारे लिए ये फख्र का दिन है, फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे पास अब फील्ड नासिर साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, टाइम चूंकि खत्म हो गया, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, मुज़ाकराती अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्या देखते हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो सकता है? कुछ गुंजाइश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से बयान सामने आ गया फिर से, नून लीग से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो क्या ऐसी वजह है कि ये दोबारा से ये बयान देना पड़ जाता है? खान साहब को पेशकश भी मानते हैं
شروع بھی ہوتا ہے مذاکراتی عمل، لیکن اس کے بعد پھر اس طرح کا سٹانس ایک سامنے آ جاتا ہے؟ دیکھیں اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ سفر کر لیا ہے، انہیں چاہیے کہ مذاکرات کرنے چاہیے اور انہیں تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. سیاست میں ہمیشہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر آگے چلنا بھی بہتر ہوتا ہے. سیاست میں لچک ہونی چاہیے، سیاستدان میں لچک ہوتی ہے. اگر اسی طرح چلتی رہی چیزیں تو لیکن اب پارٹی کا اس ٹائم وجود الیکشن کمیشن پاکستان میں بھی نہیں ہے، پارٹی کا نشان نہیں ہے اور پارٹی نے بڑا سفر ان کے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سے مذاکرات کریں، مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بات کریں، چیزوں کو آہستہ آہستہ ریزالو کریں اور جو سیاست ہے عملی سیاست کی طرف آئیں تاکہ عوام کی فلاح کے لیے کام کے سارے کر سکیں. سیاستدانوں کا کام ہے کہ عوام کی خدمت کرے، جیسے پاک فوج نے عوام کی حفاظت کی ہے. میں سمجھتا ہوں اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں. پاکستان ایشیا میں سپر ایشیا بننا چاہیے، یہ اب ٹائیگر ہونا چاہیے پورے ایشیا کا، تاکہ پاکستان کی عوام بھی بہتر ہو سکے، بہتری کی جانب جا سکے اور ہمارا ملک اور بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناصر عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مقیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے بات کی جو بھارت کی جانب سے دہشت گردانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں اور ایک دفعہ پھر سے دشمن بہت کمزور نکلا. دشمن نے پھر سے اپنی کمزوری کا ثبوت دیا. دشمن نے اس بات کو پھر سے واضح کر دیا کہ وہ ہماری فورسز کا، ہمارے بہادر جوانوں کا اور اس قوم کا جنگ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا. دشمن نے ہمارے ننھے بچوں کو، اسکول جاتے بچوں کو، سبق سیکھتے بچوں کو پھر سے نشانہ بنایا اور پھر سے اپنی ہار کو واضح کیا کہ دشمن اپنی ہار کو برا مناتے ہوئے، اپنی ہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے بچوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے. مگر یہ قوم باہمت قوم ہے. اس کا بوڑھا، بزرگ، خواتین، بچے، ہر ایک فرد جو ہے وہ اس وطن کے خاطر، اس سرزمین کے خاطر اپنا ایک آخری لہو کے قطرے تک قربان کرنے کے لیے پرعزم ہے اور جوش و جذبہ رکھتا ہے. لیکن دشمن کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اس قوم کو، اس سرزمین کو، اس بہادر افواج کو، اس ملک کے بہادر بچوں کو نہیں ہرا پایا اور نہ ہرا پائے گا. دشمن کا یہ وتیرہ رہا کہ اس نے وار کرنے کی کوشش کی، کبھی بچوں کے ذریعے سے، کبھی نوجوانوں کے ذریعے سے، کبھی بزرگوں کے ذریعے سے، کبھی خواتین کے ذریعے سے، کبھی عبادت گاہوں کے ذریعے سے، مگر پھر بھی ناکام رہا. یہ دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر فرد، ہر شخصیت اس ملک کی خاطر قربان ہونے کو تیار ہے، لیکن وہ آپ سے ہار نہیں سکتے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بنٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.